थैंक यू वेरी मच इरफान भाई। आपने एक दफ़ा फिर टाइम निकाला। मुझे पता है आप बहुत बिज़ी हैं, लेकिन यह है कि आप हमेशा जो है हमारे लिए टाइम निकालते हैं, और आपने एक दफ़ा फिर हमें जो है ना वो मौका दिया। कुछ क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में से रह गए थे, तो उसको हमने सोचा कि एक और वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आजकल जो ओस्की में चेंजेस आई हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे पूछेंगे, और उसके अलावा भी पूछेंगे। लेकिन ये है कि ओस्की के बारे में सुना है कि कुछ स्टेशन बड़े हैं उनके, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। और ये है कि उसके लिए क्या क्या, अगर एनएचएस में कोई आता है तो उसको क्या हेल्प अवेलेबल होती है। ये एक क्वेश्चन है दो चार, जो उसके अगर हम आप जवाब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच अगेन हमारे वीडियो में आने के लिए। Once again, thank you so much, Gul, for inviting me here, and I'm always available, always, whenever you need me. चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो आपने कहा कि ऑस्की के बारे में, तो ऑस्की जो है रिसेंटली मतलब उसके अंदर चेंजेस आई हैं, बिल्कुल चेंजेस हुई हैं एनएमसी की तरफ से। और उनकी चेंजेस जो अभी रिसेंटली हुई हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो गई हैं पिछली 14 तारीख से। तो अभी जितने लोग 14 तारीख मतलब 14 नवंबर ऑनवर्ड जितने लोग एग्जाम में अपेयर हुए, दे अपेयर विद न्यू चेंजेस। सो मेरे ख्याल में पहले चेंजेस से पहले मेरे ख्याल ओवरऑल अगर हम लोग ऑस्की के बारे में बात करें तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो ऑस्की जो है वो अभी भी 10 स्टेशन ही है, 10 स्टेशन एग्जाम है। बट जो चेंजेस आई हैं वो उन्होंने ये किया है कि उसी 10 स्टेशन एग्जाम के अंदर जो आपके स्किल स्टेशन थे उसके नंबर इंक्रीज कर दिए। अब इन चेंजेस से पहले जो आपके स्किल स्टेशन थे वो थे 16, अभी इन्होंने ऐड करके उसको 22 कर दिए। ठीक है, तो उसमें कुछ न्यू स्किल जो है वो ऐड अप किए हैं। कोई स्किल ऐसा नहीं है कि जो कि उससे निकाला गया हो, बट उसके अंदर ऐड किए गए। अब ओवरऑल अगर हम ऑस्की एग्जाम की बात करते हैं तो ऑस्की एग्जाम जो है ये डिफरेंट कंपोनेंट के ऊपर बेसिस होता है, जिसमें से फर्स्ट जो है 4 स्टेशन जो है वो आपके होते हैं। एक जिसको हम अपनी जबान में नर्सिंग केयर प्लान कहते हैं, जो कि हमने डिप्लोमा नर्सिंग के अंदर पढ़ा था और हमने काफी डिटेल के अंदर पढ़ा था। व्हेन आई मूव्ड इन हियर एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग पीपल लाइक हेल्पिंग देम, तो मैंने कहा कि यार ये कौन सा केयर प्लान है। तो यहाँ पे जो है वो इतने इन डेप्थ डिटेल के अंदर नहीं है, बट हाँ उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो है वो असेसमेंट है, जिसमें आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है और उस 20 मिनट्स में आपने ए टू ई असेसमेंट करनी होती है पेशेंट की। जिसमें आपने मतलब उसका एक सेट क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट में आपने पेशेंट का एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोज़र, उसका स्किन वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज करनी है और उसके अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हो जाते हैं। अच्छा, जब आप असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं देन उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको या तो न्यूज़ टू चार्ट मिलता है, या आपको जो है वो मस्ट चार्ट मिलेगा, या आपको न्यूज़ टू अलोंग विद मस्ट होगा। मस्ट आई वुड से लाइक माइल्ड न्यूट्रिशन स्केल, ठीक है? या आपको ऑब्जर्वेशन चार्ट जो नॉर्मल मतलब ऑब्जर्वेशन चार्ट होता है वो आपको मिलेगा PHQ-9 के साथ, जो कि डिप्रेशन का एक स्केल है इवैल्यूएट करने का। या अगर कोई फॉल इंजरी का पेशेंट आ जाता है तो आपको पेशेंट की ऑब्जर्वेशन के साथ उसका जीसीएस चेक करना होता है। ठीक है, तो ये तो होगी असेसमेंट के बारे में, और ये तमाम काम आपको जो है वो 20 मिनट्स के अंदर करना होता है। देन उसके बाद आपका सेकंड स्टेशन आ जाता है व्हिच इज कॉल्ड प्लानिंग। सो दिस इज आई मीन 4 कंपोनेंट ऑफ एपाई। तो प्लानिंग इज अ साइलेंट स्टेशन। साइलेंट स्टेशन में आपके पास 14 मिनट्स का टाइम होता है, और उस 14 मिनट्स के टाइम के ऊपर जो आपको सिनेरियो असेसमेंट में मिला था वो एक ही सिनेरियो होता है। उसकी बेसिस के ऊपर आपने उस पेशेंट के 2 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके और उसके ऊपर प्लान बनाने होते हैं। ठीक है? तो उसका एक सेट क्राइटेरिया वो आपको फॉलो करना होता है और उसके ऊपर आपने प्लान बनाने हैं। देन यू नीड टू साइन एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट। थर्ड स्टेज आपकी जो आती है वो आती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन में आपको इसी पेशेंट को जो आपको पहले मिला है उसको आपने मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है, अब मेडिकेशन जो आप एडमिनिस्टर करते हो दैट इज ओनली ओरल मेडिकेशन, बट आपको ये इंश्योर करना होता है कि तमाम सेफ्टी जो है वो आपने नेट फॉलो किया है, और आपने तमाम मेडिकेशन की जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया और उसको सेफली पेशेंट को मेडिसिन दी है एंड देन डॉक्यूमेंट की है। अगर आपने कोई मेडिकेशन किसी भी वजह से ओमिट की है तो आपने उसका कोड जो है वो उसके अंदर इंक्लूड किया है और प्रॉपरली उसके बारे में डॉक्यूमेंट किया है।
ठीक है। देन उसके बाद आपका फोर्थ स्टेशन आ जाता है व्हिच इज़ इवैल्यूएशन। तो सेम पेशेंट जो आपका बिगिनिंग में है, उसी पेशेंट की आपने हैंडओवर देना होता है यूजिंग द टूल ऑफ SBAR, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो यू उस मतलब SBAR टूल को यूज़ करते हुए यही जो पेशेंट आपको असेसमेंट मिला था, आपने हैंडओवर करना होता है अपने एग्ज़ामिनर को विदिन अ 8 मिनट टाइम। तो ये हो गए आपके 4 स्टेशन। अच्छा, इन 4 के बाद अब जो हमने अर्लियर बात की थी कि आपके पास 22 स्किल्स होते हैं, ठीक है? जिसमें से कुछ भी आ सकता है। अभी जैसे मैं आपको एएनटीटी है, एसेप्टिक टेक्निक है, वुंड ड्रेसिंग है, देन उसके बाद आई मीन वुंड केयर है। देन उसके बाद आईवी फ्लश है, आईएम इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, उसके अलावा आपके पास इनहेल मेडिकेशन। तो इस तरह से पूरी एक लिस्ट है 22 चीज़ों की। अब रिसेंटली जो एडिशन हुई है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्रोस्ट्री, बाउल केयर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और उसके अलावा ओरल केयर और एक और है इसके अंदर। तो मतलब ये 5 से 6 स्किल जो है वो नए जो है वो ऐड किए गए हैं उसके अंदर और नेसोफेरेंजियल सक्शनिंग, ठीक है? तो ये कुछ न्यू स्किल हैं जो कि ऐड किए गए हैं। अब ये तमाम स्किल जो है इनके स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर आपने परफॉर्म करना है। अब डिफिकल्टी कहाँ पे आती है कि आपको स्किल भी परफॉर्म करना है और आपने उसका ईच स्टेप जो है वो वर्बलाइज करना है, वो उनको बताना है, बाकायदा उधर एक्टिंग करनी है। अब एग्जाम के लिहाज से हो सकता है यू माइट रिसीव अ एक्टर और यू माइट रिसीव अ डमी, ठीक है? बट आपने बोथ सिचुएशन यू नीड टू हैंडल इट लाइक यू आर इन अ रियल सिनेरियो, ठीक है? तो 4 आपको स्किल जो होते हैं वो इसमें से कोई भी रैंडम स्किल आते हैं, बट दोज़ रैंडम स्किल विल बी कनेक्टेड विद द सिनेरियोज व्हिच यू हैव रिसीव्ड इट इन इनिशियली, ठीक है? तो ये अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो 4 हमने एपाई किए और 4 ये स्टेशन किए, तो टोटल हमारे 8 हो गए। अब आपके पास 2 कंपोनेंट रह गए, ठीक है? तो 2 कंपोनेंट में 2 न्यू चीज़ें हैं जिसको 2 कंपोनेंट है, एक है प्रोफेशनल वैल्यू और एक है एविडेंस बेस। अब प्रोफेशनल वैल्यूज़ के भी 15 सिनेरियोज़ हैं और एविडेंस बेस के भी 15 सिनेरियोज़ हैं। तो उन दोनों में से एक-एक सिनेरियो आएगा, किसी भी 15 में से मतलब आइदर 1 आउट ऑफ 15 फ्रॉम प्रोफेशनल वैल्यूज और 1 आउट ऑफ 15 फ्रॉम एविडेंस बेस्ड। 2 सिनेरियो आपको ये करने होते हैं। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द OSCE एग्जाम। सो इस तरीके से आपके 10 स्टेशन होते हैं। अब जो मेन चीज है वो ये है कि तमाम स्टेशन टाइम्ड होते हैं, ठीक है? उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ईच स्किल का स्पेसिफिक टाइम है। आपकी जीत तभी होगी जब आप उस स्किल को या उस स्टेशन को विद इन अ टाइम परफॉर्म करेंगे और आप मेक श्योर करेंगे कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और आप पूरा क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। अगर आप टाइम रन आउट हो जाते हैं या आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं करते या आप जो ईच स्टेशन का क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं करते या कोई आप ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है, ठीक है? या आप कुछ ऐसा एक्ट करते हैं कि जो कि एनएमसी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो आप फेल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें प्रिपरेशन होती है बाकायदा, जितने भी लोग एनएचएस में हमारे पास आते हैं, उनकी हम लोग थॉरोली प्रिपरेशन करवाते हैं इन चीज़ों की बिफोर दे गो फॉर द एग्ज़ाम। देन वी कंडक्ट मॉक टेस्ट फॉर दोज़ पीपल, मेक श्योर दैट दे नो व्हाट दे आर डूइंग और डेली बेसिस के ऊपर वो मतलब जो है प्रैक्टिस करते हैं। अ, मेरा यूजुअली कहना ये होता है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, ठीक है? बट ऐसा है कि अचीवेबल है विद द राइट एफर्ट्स। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और अपने एफर्ट्स डालते हैं उसके अंदर, तमाम चीज़ों को समझ के करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि मतलब वही चीज़ें हैं जो हम एज अ नर्स करते रहे हैं, उनको एक प्रॉपर वे में करने के लिए जो है, अगर उसको प्रॉपर वे में करेंगे तो फिर ये है कि उसकी पास करना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये समझ के यूके के स्टैंडर्ड के लिहाज से करेंगे तो फिर उसके लिए उसकी पास करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मतलब देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि हमने की हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? अभी मुझे या आपको या किसी को भी कहेंगे जी इस पेशेंट की सक्शनिंग करनी है, अगर आपने किसी क्रिटिकल केयर में या ए-एन-ई में किसी जगह पे जॉब की, तो आपको पता है सक्शनिंग किस तरीके से करनी है। आपने जाके सक्शन कर देनी है, लेकिन आपने
अगर आप ऑस्की के लिहाज से जा रहे हैं, तो ऑस्की के लिहाज से आपने मेक श्योर करना है कि मेरा सीन जो है वो सेफ हो, देन उसके बाद आप पेशेंट के पास जाएँगे, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन चेक करें। सबसे पहले आप हैंड वॉश करेंगे 7 स्टेप के ऊपर और वो तमाम स्टेप आप जो है वो वर्बलाइज़ करेंगे। देन उसके बाद पेशेंट को अप्रोच करेंगे, अपनी बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? देन उसके बाद पेशेंट को बताएँगे जी मैं यहाँ पे ये प्रोसीजर करने आया हूँ, देन यू विल सीक कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट and then you will explain each step of the procedure before you go and perform. तो वो तमाम चीजें मतलब एक प्रोसेस के थ्रू करनी पड़ती है which is little bit tricky, but with the right amount of practice, with the right amount of जो आपकी मतलब रिसोर्सेज होते हैं उसको आप यूज करें तो आप आराम से पास कर जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा इरफान भाई, एक क्वेश्चन ये है कि अगर खुदा न खास्ता मतलब पहली ट्राई में कोई फेल कर जाता है, उसकी उससे पास नहीं होता, तो उसको दोबारा सारे स्टेशन देने पड़ेंगे या जिस स्टेशन में वो फेल हुआ है वही वही रिपीट करना पड़ेगा? और सिनेरियो क्या रहता है, कि सिनेरियो भी सेम रहता है या सिनेरियो चेंज होता रहता है? थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि अगर किसी का उसकी फेल हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कितनी अटेम्प्ट वो दे सकता है और कैसे मतलब रिपीट करता है वो? बिल्कुल गुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसके बारे में ये है कि जो पहला आपका जो फर्स्ट टाइम होता है उसमें आप 10 स्टेशन हाउस की फॉर एनी रीजन, लेट्स सपोज इफ यू हैव फेल्ड द एग्जाम, आपको मेक श्योर ये करना है कि आपने 8 से ज्यादा स्टेशन फेल ना किए हो, ठीक है? अगर आपने 2 स्टेशन फेल किए, 3 स्टेशन फेल किए, 4 किए, 5 भी किए, ठीक है, 6 भी कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो होता इस तरीके से कि अगर आप तो फर्स्ट टाइम में पास कर गए, वेल एंड गुड। अगर आप फर्स्ट टाइम में आप अपेयर हुए, लेट्स से यू पास 5 स्टेशन एंड यू फेल 5 स्टेशन, तो आजकल क्या हो रहा है कि ऑस्की एग्जाम सेंटर जो है वो आपको जब फीडबैक भेजते हैं, यू विल रिसीव द फीडबैक दैट व्हिच स्टेशन यू पास, व्हिच स्टेशन यू फेल। अब जो पास हो गए उसमें तो आपको सिंपल आ जाता है कि यू हैव पास दोज स्टेशन, बट द स्टेशन व्हिच यू हैव फेल दे विल गिव यू द फीडबैक लाइक व्हाई यू हैव फेल्ड दिस स्टेशन। तो आपको उस फीडबैक के ऊपर काम करना होता है। अच्छा, जो लोग हम लोग जैसे हम लोग अपने एनएसएस ट्रस्ट से भेजते हैं, तो हमारे पास उनकी मतलब जो रीसेट की डेट होती है वो हमारे पास आ जाती है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 14 नवंबर को एग्जाम में अपेयर हुआ है और उसका रिजल्ट विद इन अ वीक आ गया है, तो लेट्स से कि हमारे पास जो है 22 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया, तो 22 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि जी दिस पर्सन हैज पास हाउ मेनी स्टेशन और दिस पर्सन हैज फेल हाउ मेनी स्टेशन। सो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि उसकी रीसेट की डेट उसमें होती है, तो देन हम उस फीडबैक को जो है रिव्यू करते हैं। अगर उन्होंने 5 स्टेशन फेल किए हैं तो देन ही नीड्स टू प्रिपेयर फॉर दोज 5 स्टेशन, दोज पर्टिकुलरली 5 स्टेशन, and then he needs to go for the exam. If he passed this in the second attempt, that's it, finish, no problem. अब दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो ये है कि जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं, अगर आप फेल कर जाते हैं, क्योंकि ऑस्की की कॉस्ट जो है वो है तकरीबन मेरे ख्याल में अराउंड 1000 पाउंड, ठीक है? तो अगर आप फेल एग्जैक्टली, सो आप फेल करते हैं तो जो उसका क्राइटेरिया उसके मुताबिक लाइक अगर आप 5 से मेरे ख्याल 6 स्टेशन, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा ही है कि 5 से 6 स्टेशन तक आप अगर फेल करते हैं देन यू हैव टू पे 397 पाउंड फॉर द रीसेट एग्जाम, ठीक है? तो आपको ये होता है कि कॉस्ट पे करनी है। अब जो लोग एनएसएस के अंदर है, लकीली क्या होता है कि उनका फर्स्ट रीसेट एग्जाम पेड होता है, ठीक है? अगर लेट्स सपोज उन्होंने फेल कर दिया तो जो रीसेट के लिए जाते हैं वो एनएचएस ट्रस्ट पे करता है अनटिल अनलेस दे फेल इन द सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है? अगर कोई बंदा सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, अच्छा दूसरी चीज एक और क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ स्टेशन फेल किए तो विद इन अ 10 डेज, नॉट बिफोर 10 डेज बट आफ्टर 10 डेज यू कैन सिट फॉर द एग्जाम, then you reappear and you fail. Let's say you reappear for 5 station, you pass 4, you fail 1. Okay. Then within next 10 days, you can reappear. After 10 days, you can reappear in the exam. But that will be third attempt, right? So उस थर्ड अटेम्प्ट की जो कॉस्ट है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। Again, that will be 397 pound, but you will be paying that 397 pound.
एंड देन इट डिपेंड कि आप किस ट्रस्ट में हैं और आपका ऑस्की सेंटर जो है वो कितना फॉर है, तो वो सारी कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप सेकंड अटेम्प्ट तक फेल हो जाते हैं, तो वो जो एनएचएस आपको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करेगा, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो प्रोवाइड करेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो थर्ड अटेम्प्ट में ये होता है। अब गॉड फॉरबिड अगर आपने थर्ड अटेम्प्ट भी फेल कर दिया, देन यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ इन ऑर्डर टू रीअपियर द एग्जाम। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है। अदरवाइज अगर आप फेल कर जाते हैं कंपोनेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोबारा जब नेक्स्ट मतलब रीसेट में जाएंगे, आपको वही स्टेशन मिलेगा। scenarios sometime they might change the scenarios, but usually as per the guideline they shouldn't be changing. Okay, बट कभी कभी ये होता है कि सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं, वो चेंज करके दे देते हैं, बट आई मीन सिचुएशन विल बी द सेम। ठीक है, तो आपको उसी कंपोनेंट के लिए जिसमें आप फेल हुए हैं, आपको दोबारा से वही एग्जाम देना पड़ता है जाके। अच्छा इरफान भाई, जैसे अगर एक स्टेशन में कोई फेल होता है या दो स्टेशन में फेल होता है, तो यूजुअली ये करते थे कि जब हमने दिया था उसकी तो फीडबैक आता था कि यार आपने ये मिस्टेक की है, तो नेक्स्ट टाइम बंदा केयरफुल होता था कि वो मिस्टेक नहीं करता था। तो अभी भी ऐसे ही है क्या, वो फीडबैक देते हैं कि क्या मिस्टेक किया एग्जैक्टली आपने? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब अनटिल अनलेस कि आप मेक श्योर करो कि आप उनकी फीडबैक को फॉलो करो और आप उसमें कोई और ऐसी मिस्टेक ना कर दो। मतलब कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं अपने पास कि मतलब वो क्या करते हैं कि वो उस मिस्टेक के ऊपर तो फोकस करते हैं, लेकिन जाके कुछ और मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू गो फॉर द रीसेट एग्जाम यू हैव टू बी माइंडफुल। ठीक है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड देन फुली प्रिपेयर्ड बिकॉज़ दैट्स योर सेकंड अटेम्प्ट। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने कोई और मिस्टेक कर दी, तो हो सकता है कि चांसेस आप उसमें फेल हो सके। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो न्यूज टू स्कोर के अंदर फेल हो जाते हैं। न्यूज टू इज नेशनल अर्ली वार्निंग साइन, जो कि हम यूज करते हैं यहाँ पे पेशेंट की मतलब जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए, या उसको कितने फ्रीक्वेंटली उसकी जो है ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, उसके लिए मॉनिटरिंग टूल है। ठीक है, तो क्या अब न्यूज़ 2 का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि अगर आपका पेशेंट का स्कोर 1 टू 4 है, तो आपने कितने घंटे में उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, 4 टू अबव है तो कितने घंटे में करनी है। अगर किसी एक कंपोनेंट में 3 सिंगल कंपोनेंट में आ गया, ठीक है, तो वो फिर किस तरीके से करनी है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अब जैसे है कि बिटवीन 1 टू 4 यू हैव टू चेक द ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब 4 टू 6 आवर, ठीक है? अब मैंने ऐसे देखे हैं कि उसका स्कोर तो 4 है, बट उसका सिंगल कंपोनेंट के अंदर 3 है और एक कंपोनेंट के अंदर 1 है, तो है तो टोटल 4। But when you got a tree in a single component, then escalation of the monitoring tool will be entirely different। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्वेशन जो उसकी है वो उसको डिफरेंट करनी पड़ेगी और उसका क्राइटेरिया चेंज करेगा। When a person score 3 in a single parameter, ठीक है, तो आपने उसकी आवरली मॉनिटरिंग करनी है और आपने देन एंड देयर उसको एस्केलेट करना है मेडिकल टीम को। You need to get them involved and ask them to monitor that patient or ask them to assess that patient that why he is scoring 3 in a single parameter। तो ये कुछ छोटी-छोटी सी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का सिनेरियो होता है तो या वो ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। अब रिसेंटली आई कम अक्रॉस वन ऑफ द केस लाइक वन ऑफ द गर्ल शी फेल इन द एग्जाम, तो वो इसी रीज़न के लिए फेल हुई। अब नेक्स्ट टाइम पे जब वो गई, तो अब इस चीज़ के ऊपर तो उसने काम कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम के ऊपर जब वो वहां पे गई तो उसने जाके पेशेंट की बजाय पेशेंट से पूछने के उसको कह दिया कि आर यू एलर्जिक, ओह आई कैन सी थ्रू योर रिकॉर्ड दैट यू आर एलर्जिक टू पेंसिल। सो इट्स मीन कि आप पेशेंट को फीड कर रहे हैं कि भाई आप एलर्जिक हो पेनिसिलिन से, rather than asking the patient, ठीक है, rather than asking the patient are you allergic to anything, so the patient should tell you that yes I am allergic to penicillin or I am allergic to this। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि ट्रिकी हैं और जिसको माइंड में रखना होता है, क्योंकि एग्जाम लेंथी है, स्ट्रेसफुल है। आप जब एग्जाम में जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपके सर पे चल रही होती हैं हेड में ऑलरेडी कि यार पता नहीं मैं पास करूंगा फेल करूंगा, मैंने ये चीज गलत तो नहीं कर दी। तो आपको अपनी जात को काम एंड क्वाइट रख के वो एग्जाम देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप वो नहीं दोगे तो फिर वो फेल हो जाता अच्छा इरफान भाई, मतलब जिसने ओईटी पास कर लिया, इंग्लिश का टेस्ट ज़्यादा मुश्किल होता है
जिसने वो पास कर लिया उसके लिए ये पास करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? एग्जैक्टली मैं लोगों को यहाँ पे यही कहता हूँ कि आपने जो मेनली इंग्लिश का एग्जाम पास किया है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। देन उसके बाद आपके जो सेकंड और थर्ड जो आपका मतलब लेवल एग्जाम है जो कि सीबीटी है या आपका ऑस्की है, तो आप उसको ये समझें कि सीबीटी और ऑस्की तो आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड एग्जाम है ना, ठीक है। ये तो आप पूरी जिंदगी करते आए हैं, बस आपने यहाँ की पॉलिसी और प्रोसीजर के मुताबिक वो चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है, जो उनका सेट क्राइटेरिया है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आता है, हमारे जैसे लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, ओके, एंड आई मीन उनकी कुछ आदत डेवलप हो चुकी होती है, तो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कि यार अभी अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी आईएम इंजेक्शन देना है, तो मैं कहूँगा आईएम इंजेक्शन देना तो कोई मसला ही नहीं है, पता नहीं जिंदगी में कितने भी लाओ मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो हम उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। अब जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं, एग्जाम इज मेंट टू असेस यू, ठीक है, तो वहां पे वो लोग आपको असेस कर रहे हैं उस सेट क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। लेकिन अगर आप उस सेट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे देन द चांसेस टू फेल द एग्जाम, सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। और ये है कि उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी वीडियो से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी बातों से जो है बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे। और मेन मकसद मेरा यही होता है कि चलें ऐसे लोगों को लेके आएँ जो मोटिवेशनल हों, और जो है ये है कि जो नए आने वाले हैं उनको हौसला हो कि यार हम भी पास कर लेंगे उसकी और ओईटी। मोस्ट बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू डेफिनेटली आई वेरी एम मच। अवेलेबल। थैंक यू सो मच, cool, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, या, सो नाइस, या, इंशाल्लाह।